तो चलिए देखते हैं कि अगर हम किसी एसी वोल्टेज सोर्स को कैपेसिटर के साथ जोड़ दें तो किस तरह का करंट हमें सर्किट में दिखने वाला है। सबसे पहले देखें, ये एसी का वोल्टेज सोर्स है। एसी वोल्टेज सोर्स है मतलब जो वोल्टेज है ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरह से वोल्टेज ऑसिलेट करता रहेगा। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम मान लेते हैं कि जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज इस सोर्स के दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमने मान लिया, लेट अस से वो पॉइंट ऑफ टाइम ये है, ये t समय में इतना वोल्टेज है उस सोर्स का, लेट अस से टाइम t, और वोल्टेज उस समय V है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, इस कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है ये नेग्लिजिबली स्मॉल है। मतलब यहाँ से यहाँ जाते हुए कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, चाहे कितना भी करंट का फ्लो हो जाए इस कनेक्टिंग वायर में। क्योंकि कनेक्टिंग वायर का अगर रेजिस्टेंस 0 हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू IR, और R का वैल्यू अगर 0 हुआ तो चाहे कितना भी करंट फ्लो कर जाए, कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, मतलब ये पॉइंट जिस पोटेंशियल में रहेगा यहाँ पर ये पॉइंट भी उसी पोटेंशियल में रहेगा, और ये पॉइंट जिस पोटेंशियल में रहेगा यहाँ पर ये पॉइंट भी उसी पोटेंशियल में रहेगा। सो उस लॉजिक से देखा जाए तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सोर्स के वोल्टेज के बराबर ही होगा, V ही होगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चूंकि सोर्स का वोल्टेज ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखें, इस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, 0 से इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी इंक्रीज कर रहा है। और हमें पता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है, इस कैपेसिटर के किसी भी एक प्लेट में जो चार्ज है उस चार्ज का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज वो कैरी कर रहा है या स्टोर कर रहा है, दैट इज इट्स कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो कैपेसिटर के किसी भी एक प्लेट में होगा, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। सो दैट चार्ज, किसी भी एक प्लेट का एब्सोल्यूट चार्ज, दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब जैसे ही पोटेंशियल चेंज करेगा दो प्लेट्स के बीच, वैसे ही चार्ज जो स्टोर्ड है ये भी चेंज करेगा। अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो ये जो चार्ज स्टोर करेगा ये चार्ज स्टोर्ड भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, 0 से ये बढ़ रहा है, उस समय इसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज चाहिए, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब इसे इन प्लेट्स को चार्ज चाहिए, इसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसे नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो होगा क्या, होगा यही कि करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो होगा इस तरह से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्लेट से इस तरफ होगा। हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से चला जाएगा तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मुद्दा ये है कि जब इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पर जब वोल्टेज बढ़ रहा है, सोर्स के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज बढ़ रहा है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वोल्टेज जब बढ़ रहा है तो इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। मैं जो एरो ड्रॉ कर रहा हूँ ये कन्वेंशनल करंट का है। मतलब इस समय एक हेवी अमाउंट में करंट का फ्लो होगा। यहाँ पर ध्यान दें, करंट का फ्लो जो है ये चार्ज जो इसे स्टोर करना है इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये चेंज करेगा तो करंट एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन V वोल्टेज जितना रैपिडली बढ़ेगा
उतना रैपिडली इसे चार्ज चाहिए होगा, मतलब करंट का अमाउंट उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि इस जगह पे स्लोप जो है ये स्लोप मैक्सिमम है, मतलब V बड़ा रैपिडली यहाँ पर इंक्रीज कर रहा, मतलब यहाँ पर करंट जो है सर्किट में ये बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा करते करते थोड़ी देर बाद अगर आप देखें इस पॉइंट में देखें तो स्लोप थोड़ा कम हो गया, मतलब वोल्टेज का जो ग्रोथ है, वोल्टेज का ग्रोथ का रेट घट गया, मतलब चार्ज जो स्टोर करना होगा, इसका जो चेंज होगा, चार्ज का चेंज होगा, वो चेंज जो है वो कम चेंज होगा, मतलब यहाँ पर करंट थोड़ा रिड्यूस करेगा, कम करंट होने से भी चलेगा। जैसे एक छोटा सा टाइम पीरियड को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ से मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं साइन का जो फंक्शन है इसे एक बार थोड़ा बड़ा करके इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं छोटा सा पीरियड कंसीडर करता हूँ, इतना सा पीरियड और फिर इतना सा पीरियड, फिर उतना ही टाइम पीरियड अगर कंसीडर करता हूँ, तो आप इस पीरियड में देखें वोल्टेज का इंक्रीमेंट कितना हुआ, और फिर उतना ही टाइम पीरियड में देखें तो वोल्टेज का इंक्रीमेंट आपको कम दिखेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा कम है, मतलब इस दौरान, इस टाइम के दौरान इतना वोल्टेज बढ़ गया, और फिर उतने ही टाइम पीरियड में, अगले पीरियड में इतना सा वोल्टेज बढ़ा, फिर अगले टाइम पीरियड में उतने से ही समय में आप देखें वोल्टेज का इंक्रीमेंट थोड़ा कम हो गया। थोड़ा और आगे अगर चले तो आप ये पाएंगे कि वोल्टेज का जो इंक्रीमेंट है, उतने ही टाइम पीरियड में वोल्टेज का जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब चार्ज का रिक्वायरमेंट समय के साथ साथ कम होता जाएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पे आप देखें जैसे कि इस दौरान करंट सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, लेट से हम मान लेते हैं करंट इतना होगा इस दौरान, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप देखें, इस दौरान अगर आप देखें वोल्टेज में काफ़ी चेंज नहीं हो रहा, बड़ा धीरे धीरे वोल्टेज में चेंज हो रहा, मतलब इस रीजन में टाइम के इस पीरियड में जो है करंट जो है ये कम हो जाएगा, बहुत कम होगा, क्योंकि समय के साथ साथ वोल्टेज का इंक्रीमेंट बहुत धीरे धीरे हो रहा। वोल्टेज का जब इंक्रीमेंट बहुत धीरे धीरे होगा तो चार्ज का जो रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा रेट में चार्ज नहीं चाहिए होगा। अगर आप इस एग्जैक्ट इस टिप को देखें, इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखें, तो यहाँ पर आप पाएंगे वोल्टेज का जो स्लोप है, ये स्लोप जो है इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब ठीक इस छोटे से टाइम पीरियड को अगर आप कंसीडर करें, इनफाइनाइटेसिमल टाइम पीरियड को इस टिप में अगर आप कंसीडर करें, तो यहाँ पर वोल्टेज का चेंज हो ही नहीं रहा है। इनफाइनाइटेसिमल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज का चेंज लगभग ना के बराबर हो रहा है। जब वोल्टेज में चेंज ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में दो प्लेट्स के बीच अगर चेंज ही नहीं होगा, तो फिर चार्ज जो स्टोर्ड है वो जो था वही रह जाएगा। अब चार्ज स्टोर्ड अगर जो था वही रह जाएगा, मतलब इसे सोर्स से चार्ज नहीं चाहिए, तो चार्ज का फ्लो सोर्स से यहाँ तक नहीं होगा। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट जो है, करंट 0 होगा। करंट यहाँ पर यहाँ प्लॉट करेंगे हम लोग, 0 होगा, और यहाँ पर करंट मैक्सिमम था। अब उस तरह से देखें, इसके बाद इस दौरान अगर आप देखें तो इस दौरान धीरे धीरे वोल्टेज घट रहा है। जब यहाँ से वोल्टेज घटेगा, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच या दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, मतलब इसे चार्ज लूज करना होगा इन प्लेट्स को। ये प्लेट अब चार्ज लूज करना शुरू करेगा, मतलब अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हम कन्वेंशनल करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज घटेगा। कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो थियोरेटिकली। सो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस घटेगा। और यहाँ से अगर इस प्लेट से अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करे कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में, दैट मीन इससे पॉजिटिव चार्ज जो है ये रिड्यूस करेगा। और वही होना है इसके बाद के इस दौरान, वही होना है, मतलब अब करंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ से आप एक ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट धीरे धीरे यहाँ मैक्सिमम था, अब धीरे धीरे घटते जाएगा, अब घटते घटते 0 पहुँचेगा, और यहाँ से करंट अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा।
यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज जो है इसका स्लोप चूंकि मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट चाहिए होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है रैपिडली चेंज कर रहा, तो उसी को यहाँ पर इंडिकेट करेगा, ये वाला पॉइंट जो है उसी को इंडिकेट करेगा। उस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आप ये पाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाके फिर से करंट जो है ये ज़ीरो होगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज ही नहीं हो रहा है इस पॉइंट में। तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, इस तरह का कर्व मिलेगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साइन वेव जैसा ही है, साइन फंक्शन जैसा ही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये कौन सा फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है। इसका मतलब करंट जो है ये हमें कोसाइन फंक्शन में मिलेगा करंट। चलिए देखते हैं डिराइव करके। ओके, सो यहाँ से अब हम लोग इसे डिराइव करने का कोशिश करते हैं कि करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो V है इंस्टैंटेनियस वोल्टेज है। इंस्टैंटेनियस वोल्टेज के साथ मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज का एक रिलेशन होता है। यहाँ पर ये पीक वोल्टेज है जिसे कि हम Vm से डिनोट करते हैं। सो V इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू Vm इंटू साइन का फंक्शन है ये वोल्टेज, साइन ऑफ ओमेगा टी। टी मतलब कौन से समय की बात करें, किस समय में वोल्टेज V है, वो वाला समय यहाँ पर, और ओमेगा जिस आर्मेचर के रोटेशन के कारण ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका एंगुलर स्पीड। तो यहाँ से अब आप देखें ये जो रिलेशन है Q इज इक्वल टू CV। Q मतलब प्लेट में जितना चार्ज है, यही Q जब चेंज कर रहा है उसी के कारण तो करंट बन रहा। ये Q जिस रेट से चेंज करेगा करंट भी उतना ही होगा। सो यहाँ से मैं इस वाले Q के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, सो दैट इज इक्वल टू C इंटू V। C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का। तो यहाँ पर V के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ से आप देखें कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, करंट पता करना मतलब क्या करना होगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करना होगा यहाँ पर। सो dq dt मतलब चार्ज किस रेट से चेंज हो रहा है वही तो करंट है। चार्ज जितने तेजी से यहाँ पर प्लेट में चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और चार्ज जितना धीरे धीरे प्लेट में चेंज होगा उतना कम करंट होगा, क्योंकि चार्ज का रिक्वायरमेंट उस समय कम होगा। तेज़ी से चेंज होगा तो चार्ज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यहाँ से ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा मतलब करंट ज़्यादा हो जाएगा। सो इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर C तो कांस्टेंट है और Vm भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब साइन ऑफ ओमेगा टी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोसाइन फंक्शन मिलता है। सो यहाँ पर कोसाइन साइन ऑफ ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, और चूंकि यह टाइम के साथ ओमेगा दैट मीन एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड है, तो यही ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो ये हमें फंक्शन मिला, कोसाइन के टर्म में फंक्शन मिला, आप इसे साइन के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से आगे हम इसी करंट को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू ये Vm जो है इसे न्यूमरेटर में रखते हैं, और ये C और ओमेगा इसे डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। है तो ये न्यूमरेटर में, सो डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई C ओमेगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखें हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहता, रेजिस्टर रहता, तो फिर हमें जो करंट है, करंट का जो एक्सप्रेशन मिलता वहाँ पर Vm डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मिलता, उसी के जगह हमें 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा मिला है। मतलब ये जो टर्म है ये टर्म रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, ये डिसाइड करके दे रहा है कि कितना वोल्टेज में कितना करंट होगा। तो ये जो है इसका यूनिट हम आसानी से कह सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से आसानी से कह सकते हैं कि इसका यूनिट जो है ये ओम होगा, और ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, ये वाला प्रॉपर्टी। ओके, इसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, चलिए हम कोसाइन के तौर पे भी इसे रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे हम साइन के तौर पे भी हम रख सकते हैं, C ओमेगा। और हमें पता है कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2।
बात बराबर है। ये जो चीज़ है ये वही चीज़ है। आप यहाँ जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो फंक्शन है ये कोसाइन फंक्शन हमें मिलने वाला था और मिला भी हमें कोसाइन का फंक्शन। यहाँ पर इसी चीज़ को हम साइन के फंक्शन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक साइन फंक्शन होता तो कुछ ऐसा होता। ये मान ले एक साइन फंक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, साइन फंक्शन। इसी को अगर कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसे थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दे, थोड़ा सा अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दे, 90 डिग्री अगर शिफ्ट कर दे, यहाँ देखिए ये π/2 है, ये एंगल, यहाँ एंगल के टर्म में अगर देखें तो ये π/2 है, ये पाई है और ये 2π है ये पॉइंट। अगर π/2 हम शिफ्ट कर दे यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो यही जो है साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर ये जो π/2 है, फेज यहाँ पर जो हमने ऐड किया है, एंगल जो ऐड किया है, यही काम कर रहा है। इस साइन फंक्शन को ये सिर्फ शिफ्ट कर रहा है और कोसाइन फंक्शन बना रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ इसी चीज़ को हम ऐसे फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दें, ये जो टर्म है 1 डिवाइडेड बाई सी ओमेगा, इट इज़ इक्विवेलेंट, बराबर नहीं है, हम एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। मतलब इसका अगर यूनिट आप देखें तो इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट ओम होगा, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। और इसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये जो पूरा टर्म है दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसे हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं x और सब c लगा देते हैं, सबस्क्रिप्ट में c लगा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना वो रेजिस्ट करेगा, मतलब वो करंट को उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा या फिर करंट उतना कम बनेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा उतना करंट जो है वो करंट उतना कम बनेगा। रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव कर रहा है ये पूरा का पूरा टर्म, ये 1 डिवाइडेड बाई सी ओमेगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तब ज़्यादा होगा जब कैपेसिटेंस कम होगा। कैपेसिटेंस कम होगा क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई सी ओमेगा इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो सी जब कम होगा उस समय एक्स सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस उस समय ज़्यादा होगा और उस समय करंट कम होगा। आप देखिए कैपेसिटेंस जब कम होगा मतलब वोल्टेज आप चेंज करें बहुत ज़्यादा, उसको ज़्यादा चार्ज नहीं चाहिए, इसीलिए इसी का तो मतलब है कि उसका कैपेसिटेंस जो है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम है। वो यूनिट वोल्टेज चेंज अगर हो तो उसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम कहते हैं उसका कैपेसिटेंस जो कम है। कैपेसिटेंस मतलब क्या है? कैपेसिटेंस मतलब वो कितना चार्ज, उसमें कितना कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का। कैपेसिटेंस कम मतलब ज़्यादा चार्ज उसको नहीं चाहिए एक वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए। सो कैपेसिटेंस कम मतलब उसको कम चार्ज चाहिए होगा, कम चार्ज चाहिए होगा तो करंट कम होगा। वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर कम हो जाए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने का मतलब करंट ज़्यादा होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने का मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा मतलब यूनिट वोल्टेज अगर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों टर्मिनल्स के बीच हो तो उसको बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए होगा मतलब करंट ज़्यादा होगा। अब अगर हम इसी तरह के लॉजिक ओमेगा के लिए मतलब एंगुलर स्पीड के लिए लगाएं तो देखिए क्या होने वाला है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ये इंक्रीज करता है, ज़्यादा होता है, मतलब कि करंट जो है ये कम होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा। तो यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक सिचुएशन में ज़्यादा हो सकता है जब ये ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड जो है आर्मेचर के रोटेशन का, ये एंगुलर स्पीड अगर ये रिड्यूस करे और उसी तरह से अगर ये इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा और करंट जो है ये इंक्रीज करेगा, मतलब ज़्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगा। सो ओमेगा एंगुलर स्पीड ज़्यादा हुआ तो करंट ज़्यादा, एंगुलर स्पीड कम हुआ तो करंट कम है।
तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम इसके लिए इंट्यूटिव सेंस ग्रो कर सकते हैं? चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं दो सिचुएशन कंसिडर करूँगा। यहाँ पर तो देखिए बाकी जो चीज़ें हैं सबको हम सेम रखेंगे, सिर्फ ओमेगा को चेंज करेंगे। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वही है, वही कैपेसिटर है, और सिर्फ हम ओमेगा को चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि करंट में किस तरह का चेंज होगा। सबसे पहले तो एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके लिए ओमेगा, दैट मीन एंगुलर जो स्पीड है, ये एंगुलर स्पीड काफ़ी कम है, मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। एंगुलर स्पीड मतलब आर्मेचर धीरे धीरे रोटेट करेगा, एक साइकिल को कंप्लीट होने में इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अब हम उतना ही एम्पलीट्यूड वाला वोल्टेज सोर्स कंसिडर करेंगे, लेकिन अब की बार ओमेगा जो है ये ओमेगा ज़्यादा होगा, मतलब ये जो है एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन ये बड़े तेज़ी से ये ऑसिलेट कर रहा, बड़े तेज़ी से ये ऑसिलेट कर रहा। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन को अगर आप देखें, यहाँ पर क्या होने वाला है, फर्स्ट केस को अगर आप देखें तो यहाँ पर वोल्टेज जो है धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसको कैपेसिटर को चार्ज कम रेट से चाहिए होगा, लेकिन ओमेगा बढ़ाने से क्या होता है, ये बड़े तेज़ी से ऑसिलेट करता है, मतलब मैक्सिमम पीक वोल्टेज पहुंचने में इसको बहुत कम टाइम लगता है। ये बड़े तेज़ी से स्टीपली ये इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ चेंज को देखें, यहाँ वोल्टेज जो है काफ़ी तेज़ी से चूँकि चेंज कर रहा है, तो करंट का जो रेट ऑफ, माफ़ कीजिएगा, जो चार्ज रिक्वायर्ड का जो रेट ऑफ चेंज होगा, ये रेट ऑफ चेंज काफ़ी तेज़ी से होगा, या काफ़ी ज़्यादा चार्ज चाहिए होगा, कम समय में काफ़ी ज़्यादा चार्ज चाहिए होगा, भले ही पीक वोल्टेज दोनों ही केस में सेम हो। तो यहाँ से आप इंट्यूटिव सेंस लगा सकते हैं कि ऑसिलेशन जितना तेज़ी से होगा ये वोल्टेज सोर्स का, उतना ज़्यादा करंट चाहिए होगा सर्किट को, क्योंकि जो वोल्टेज चेंज है, ये वोल्टेज चेंज काफ़ी तेज़ी से होने के कारण जो चार्ज का रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से होगा। इसी का मतलब होता है कि करंट उसमें ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप एक इंट्यूटिव सेंस यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस सोर्स के वोल्टेज को और सर्किट में फ्लो करता हुआ करंट को अगर रोटेटिंग वेक्टर से यानी कि फेजर से रिप्रेजेंट करें, तो हम ये पाएंगे कि करंट के लिए जो फेजर होगा, ये वोल्टेज के लिए जो फेजर है उससे 90 डिग्री एंगल या π/2 एंगल ये आगे चलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप वोल्टेज के लिए अगर फंक्शन देखें तो यहाँ साइन ऑफ ओमेगा टी है, और करंट के लिए अगर आप फंक्शन देखें तो साइन फंक्शन ही है लेकिन साइन ऑफ ओमेगा 2 प्लस π/2 है। इस प्लस π/2 के कारण ये जो फेजर है, करंट का जो फेजर है, ये π/2 एंगल आगे चलेगा। अब यहाँ से आगे हमें ये देखना है कि ये जो कैपेसिटर है ये कितना पावर इसे डिलीवर करना पड़ेगा, ये जो सोर्स है कितना पावर इसे डिलीवर करेगा, तब जाके पावर तो डिलीवर करना होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखें, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में ये एनर्जी स्टोर करके रखेगा, और जैसे ये इसका टर्मिनल चेंज होगा, मतलब ये सोर्स जब चेंज करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, मतलब ये सोर्स नेगेटिव इधर आया और ये पॉजिटिव टर्मिनल में आया, तो उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन रहा है, इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। और ध्यान से देखें, एनर्जी जो है, ये एनर्जी आप कह सकते हैं एनर्जी बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी देखें ये फील्ड इस तरफ बन रहा है, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस घटते जाएगा। ऐसा करते करते एक समय पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, इस पॉइंट में देखें, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। उस समय जीरो होगा मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है, मतलब जो एनर्जी स्टोर किया गया था वो एनर्जी गायब हो रहा है यहाँ से। अब फिर वो अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो है एनर्जी का एक फ्लो होगा, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करेगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी जीरो हो गया, मतलब एनर्जी जो है ये अपना डायरेक्शन मुझे नहीं कहना चाहिए एनर्जी के लिए, एनर्जी अपना जो फॉर्म है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फॉर्म को कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, ऑसिलेट करेगा।
तो अभी हमारा काम ये है कि हम ये पता लगाएंगे कि ये जो पावर डिलीवरी होगा, ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो पावर डिलीवर करेगा इस कैपेसिटर को, वो पावर डिलीवरी कितना होगा। देखिए हमें पता है कि पावर डिलीवरी के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है, पावर डिलीवरी, कोई भी वोल्टेज सोर्स पावर जो डिलीवर करता है किसी भी एक इंस्टेंट में, पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज इक्वल टू उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो करंट है, या फिर कहें इंस्टैंटेनियस करंट जो है, इनटू उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, इंस्टैंटेनियस करंट और इंस्टैंटेनियस वोल्टेज दोनों का प्रोडक्ट जो है इंस्टैंटेनियस पावर डिलीवरी बताएगा। तो यहाँ से हम करंट के लिए ये वाला फार्मूला, आप ये वाला फार्मूला अगर लेंगे तो वहाँ से आगे चल के उसे डिराइव करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए हम लोग ये वाला फार्मूला लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं या इसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आई एम से, इसे हम आई एम से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप गौर से देखें ये कोसाइन फंक्शन है, करंट इज अ फंक्शन ऑफ कोसाइन, तो यहाँ पर वो कोसाइन वैल्यू है और यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड बता रहा है, ये वाला टर्म जो है एम्पलीट्यूड बता रहा है, मतलब ये लेंथ कितना होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड बता रहा है, एंड दैट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस वन। सो ये जो एम्पलीट्यूड है यही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करंट है। सो दिस इज आई एम and that Im is equal to Vm divided by 1 over C omega. So इस चीज़ को हम Im भी कह सकते हैं। So instantaneous current is equal to peak current into cosine of omega t, या फिर आप कहें instantaneous current is equal to peak current into sine of omega t plus pi by 2। तो यहाँ से अब हम लोग पावर डिलीवरी पता करेंगे। पावर डिलीवरी के लिए इंस्टैंटेनियस करंट के लिए ये वाला फार्मूला और इंस्टैंटेनियस वोल्टेज के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए करंट के लिए ये वाला ग्राफ जो है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो ग्राफ है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे पावर डिलीवरी इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस करंट इनटू इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में पावर डिलीवरी। सो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट के लिए हम लिख सकते हैं आई एम इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, और वोल्टेज के लिए हम लिख सकते हैं वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सो यहाँ से देखें आई एम वी एम इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 डिवाइड करना होगा, तो ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। सो पिछले टॉपिक में जब हम लोग AC के साथ हमने इंडक्टर जोड़ा था वहाँ पर भी पावर डिलीवरी हमें यहाँ पर साइन फंक्शन में मिला था। सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। तो पिछले केस में जैसे हमने देखा था पावर डिलीवरी एक पूरे साइकिल में 0 होता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। सो पावर डिलीवरी इज इक्वल टू पीक करंट इंटू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक पूरे साइकिल की, यहाँ से एक कंप्लीट साइकिल होता है, सो दिस इज टाइम पीरियड, और यहाँ पूरे साइकिल में अगर पावर डिलीवरी की बात किया जाए तो फिर देखिए वो पावर डिलीवरी कितना होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्यूटिव सेंस ग्रो कर लेते हैं। यहाँ पर पावर डिलीवरी के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ, तो चूंकि करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट जो है ये पावर होगा, इंस्टैंटेनियस पावर होगा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखिए वोल्टेज 0 है मतलब पावर 0 हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट 0 है मतलब पावर 0 हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज 0, इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट जो है ये 0, इसीलिए ये सब पॉइंट्स में जो है ये 0 होगा पावर डिलीवरी, इंस्टैंटेनियस पावर डिलीवरी 0 होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिमम होगा। सो हम इस तरह का एक ग्राफ बना सकते हैं। थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे घटते हुए, फिर यहाँ से ऐसे मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ।
सो इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर पावर डिलीवरी में इस जगह पे अगर देखिए ये पूरा साइकिल हो गया, इस जगह पे आप देखिए पावर डिलीवरी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, दोनों का एरिया सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड था वही एनर्जी अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिया अगर पता करें तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा मैथमेटिकली अगर देखें, और अगर फिजिकली आप देखें तो यही वाला एनर्जी जो है वापस यहाँ पर स्टोर्ड होगा और यही वाला एनर्जी जो है यहाँ पर स्टोर्ड हो रहा है। मतलब टोटल अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी एक पूरे साइकिल में एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब एवरेज पावर डिलीवरी जो है ये ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर आप गौर से देखें एक चीज़, अगर हम पूरे साइकिल में ये पता करने की कोशिश करें कि पावर डिलीवरी कितना होगा, मतलब टाइम जो है, इसका मतलब टाइम जो है, टाइम इज़ इक्वल टू 0 टू कैपिटल टी। कैपिटल टी एक पूरा टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर इस पार्ट का अगर आप एवरेज पता करें तो हम पता कर रहे हैं साइन ऑफ 0 से लेके साइन ऑफ यहाँ पर 2 ओमेगा कैपिटल टी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये ओमेगा आर्मेचर का रोटेशन है, जिस आर्मेचर के रोटेशन के कारण एसी बन रहा है, इसका एंगुलर स्पीड है, रोटेशन के कारण एंगुलर स्पीड है। इस एंगुलर स्पीड से अगर टाइम पीरियड, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन के लिए कितना समय लगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कौन सा एंगल मिलेगा। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना समय लगा उतने समय तक अगर कोई चीज़ रोटेट करेगा तो एक कंप्लीट रोटेशन ही होगा। कंप्लीट रोटेशन होगा मतलब 360 डिग्री होगा या 2 पाई एंगल होगा। उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाइड है, मैं यहाँ पर लिख दूँ ओमेगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है, मतलब हम जो यहाँ पर एवरेज पता करेंगे वो साइन ऑफ 0 यहाँ से लेकर साइन ऑफ 4 पाई तक हम एवरेज पता कर रहे हैं। अब इस केस में हमें पता है कि अगर हम ऐड करते हैं साइन के किसी भी फंक्शन को इस तरह से 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर आगे एक बार फिर से कर दे तो 720 डिग्री हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से तो हमें यही चीज़ मिलेगा जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे, वही चीज़ मिलेगा। जो एरिया सबटेंडेड होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो एरिया सबटेंडेड 0 हो जाएगा। ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, उतना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोई भी साइन फंक्शन हो, कोसाइन फंक्शन हो, एक कंप्लीट साइकिल में वो हमें 0 देता है उसे जब हम पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हैं, जो ये एरिया सबटेंड करता है वो 0 हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। सो मैथमेटिकली हम इस तरह से देख सकते हैं और फिजिकली हम इस तरह से देख सकते हैं कि यही वाला एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये वाला एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यही एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। मतलब नेट एनर्जी फ्लो नहीं होगा, पावर डिलीवरी, एवरेज पावर डिलीवरी 0 हो जाएगा। सो उस सेंस में देखें तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमें 0 देगा। So average power delivery in one cycle, in one cycle मैं लिख दूँ, वन कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल में भी यही होगा लेकिन क्वार्टर साइकिल में ये नहीं होगा। क्वार्टर साइकिल में इतना एनर्जी स्टोर हो रहा है उसमें, और फिर अगले क्वार्टर साइकिल में इतना एनर्जी स्टोर हो रहा है। मतलब पूरे हाफ साइकिल को अगर देखें तो पावर डिलीवरी, एवरेज पावर डिलीवरी 0 होगा। कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर डिलीवरी 0 होगा, क्वार्टर साइकिल में नहीं होगा। ये फिर हमें कैलकुलेट करना होगा। सो वन कंप्लीट साइकिल में पावर डिलीवरी 0 होगा। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, कैपेसिटर के साथ साथ अगर हम रेजिस्टर भी जोड़ दें और फिर इंडक्टर भी जोड़ दें तो इस तरह के सिनेरियो में क्या सिचुएशन निकल के आता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूरा जो प्लेलिस्ट है स्टैंडर्ड 12th के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।